हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिस्ट्री का ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए जो 2023-24 में बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को, क्लास 12 हिस्ट्री के वीडियो को आप पूरा देखेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आवर्स का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80 होने वाले हैं और यहाँ पर टोटल आपके पास क्वेश्चन होंगे जैसा आप जानते हैं 34, जिसमें आपका A, B, C और D और E में डिवाइडेड होने वाला है पूरा पेपर। और 1 to 21 आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पूरी डिटेल्स आपको मालूम है, इसलिए मैं सीधे क्वेश्चंस पे जाता हूँ और क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करता हूँ, उनके आंसर पे डिस्कस करना शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप यहाँ पे। द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र चन्हूदड़ो था और ये बहुत प्रसिद्ध एक शिल्प उत्पादन का केंद्र था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टाइटल वाज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द कुषाण रूलर्स, कुषाण शासकों के द्वारा मुख्य रूप से किस उपाधि का प्रयोग किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कुषाण शासक जो मध्य एशिया से आए हुए थे, उन लोगों ने मुख्य रूप से जो है एक उपाधि का प्रयोग किया था जिसका नाम कहते हैं देवपुत्र। देवपुत्र की उपाधि यानी कि सन ऑफ द जो देवास, जो गॉड्स होते हैं, ये जो होते हैं उनका इन्होंने देवपुत्र का इन्होंने टाइटल यूज़ किया था। और ये अपने आप को जो जहाँ से आए थे चीन से, चीन के शासक अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो ये चूँकि चीनी मूल के थे, मध्य एशिया के थे, तो अपने आप को देवपुत्र कहते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो है विचार कौन सा है? पहला ऑप्शन है ए ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, सेकंड भी है एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, और थर्ड की तरफ अगर आप देखेंगे बिलीफ इन नॉन वायलेंस यानी अहिंसा में विश्वास करना, और डी है एसेटिज्म एंड पिनांस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, यानी कि कर्म के चक्र से मुक्ति हेतु संन्यास और तपस्या की आवश्यकता होती है। तो आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में भी कहा गया है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ये बातें तो खैर जैन धर्म में कही गई हैं, अहिंसा का पालन, लेकिन कर्म के चक्र की मुक्ति हेतु संन्यास और तपस्या की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जैन धर्म बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि संन्यास ले लिया, तपस्या ले लिया तो कर्म के चक्र से मुक्ति मिल ही जाएगी, जबकि बौद्ध धर्म जो है मध्यमा मार्ग की बात करता है। तो ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर जैन धर्म का विचार बहुत क्लियर हो गया है ऑप्शन डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज, आपको इस चित्र को पहचानना है। तो आप चित्र को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विष्णु भगवान जो है शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, यानी शेषनाग जो हैं उनके ऊपर लेटे हुए हैं यहाँ पर भगवान विष्णु को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से चेहरे जो हैं यहाँ पर शेषनाग के दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन को देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। गुरु नानक एडवोकेटेड अ फॉर्म ऑफ निर्गुण भक्ति, गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। सेकंड, ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स एंड इमेज वर्शिप, उन्होंने जो है बलि प्रथा का, जो धार्मिक स्नान का और मूर्ति पूजा का विरोध किया। थर्ड है द फिफ्थ सिख गुरु वाज गुरु तेग बहादुर, यानी कि जो 5वें सिख गुरु थे वो तेग बहादुर थे। तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट है? ऑप्शन में से आपने छांटना है। क्या ऑप्शन ए सही है जिसमें ओनली फर्स्ट को बताया जा रहा है, तो सही नहीं है। ऑप्शन बी, क्या ओनली सेकंड सही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और क्वेश्चन सी यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्या सही है, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। तो इसमें से आपको सही करेक्ट आंसर बताना है। गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स और इमेज वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा को, बलि प्रथा को और धार्मिक स्नान का इन्होंने विरोध किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है। फिफ्थ गुरु तेग बहादुर नहीं थे, गुरु थे, फिफ्थ गुरु थे अर्जुन देव थे, इसलिए फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल जो सही होने वाला है वो है आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन सी यानी फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ डायलॉग बिटवीन ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन, यानी महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच संवाद का महान उदाहरण क्या है? इसमें ऑप्शन दिए है इंद्र, कृष्ण, वराह या जगन्नाथ। तो जगन्नाथ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यही ऑप्शन सही है। उड़ीसा में जगन्नाथ देवता की पूजा की जाती है, इनको विष्णु का एक रूप माना जाता है और ये महान परंपरा और लघु परंपरा के बीच संवाद का उदाहरण है। ये आपका जो है भक्ति एवं सूफी ट्रेडिशन से लिया गया है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। Which Portuguese traveler called jointly the audience hall and the महानवमी डब्बा as the house of victory, यानी किस पुर्तगाली यात्री के द्वारा सभा भवन और महानवमी डब्बा को विजय भवन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए अब्दुल रज़्ज़ाक, ऑप्शन बी डोमिगो पायस, ऑप्शन सी मार्को पोलो, ऑप्शन डी निकितिन। तो आपको बता दें कि डोमिगो पायस जो पुर्तगाल का रहने वाला यात्री था, उसने विजयनगर के सभा नवमी डब्बे और सभा भवन जो विजय सभा भवन और महानवमी डब्बे को विजय भवन की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टर्म जमा एंड हासिल आर रिलेटेड विद द, यानी टर्म जो शब्द है जमा और हासिल शब्दों का संबंध किससे है? ऑप्शन ए
2 स्टेजेज ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी राजस्व व्यवस्था के 2 स्तरों से संबंधित। ऑप्शन बी मैथमेटिकल टर्म यानी गणितीय शब्द। ऑप्शन सी रिलेटेड विद द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम यानी ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था से संबंधित। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि जब आपने मुग़ल ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ा होगा, उनकी रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तो मुग़लों की राजस्व व्यवस्था के 2 स्तरों से संबंधित है। जब जमा मतलब कि कितना जो है कलेक्ट करना है टैक्स, और हासिल मतलब कितना कलेक्ट टैक्स हुआ है, तो अकबर की राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें कि मुख्य रूप से उनकी रेवेन्यू सिस्टम का एक पार्ट होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड ए एंड अदर इज लेबल्ड रीजन आर। तो क्वेश्चन देखेंगे, सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो हमारी जो आपके ग्रेव यार्ड्स हैं, जो हमारे ब्यूरियल्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनमें कुछ में जो है हमको मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, उसमें गहने मिलते हैं। कारण क्या दिया गया है, कथन क्या दिया गया है, इट डज़ नॉट इंडिकेट अ बिलीफ दैट दीज वर यूज्ड आफ्टर लाइफ। ये यह इंडिकेट नहीं करता है या संकेत नहीं देता है कि इनका प्रयोग मृत्यु के बाद भी किया जाता था। तो इसमें आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। बी ए और आर दोनों सही है बट आर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सी ए करेक्ट है और बी करेक्ट नहीं है, और डी आर करेक्ट है लेकिन ई करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर जो आपके पास होना है कि यहाँ पर कि कुछ कब्रों को मृद भांड व आभूषण प्राप्त हुए हैं, और यह संकेत यह नहीं करता कि इसका प्रयोग मृत्यु के पश्चात करते थे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हम सीधी सीधी बात करें कि बिल्कुल सही बात है कि ए बिल्कुल सही है, और इसकी सही बी सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वास्तव में उन्होंने इसीलिए रखा था कि मृत्यु के बाद इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई आंसर ये सभी कर सकते हैं, ए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो मैं तो कहूँगा कि खैर सॉरी आप ए को सही करिएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन ए को बिल्कुल करेक्ट आप मानिएगा। इसलिए तो डाला था कि भाई कब्र के अंदर की भैया मृत्यु के बाद इनका लोग प्रयोग करेंगे, इसलिए तो कब्र के अंदर डालते थे। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। हु एडवाइज्ड गांधी जी टू विजिट ब्रिटिश इंडिया फॉर 1 ईयर, यानी गांधी जी को किसने कहा था कि आप एक बार पूरा भारत का भ्रमण कर लीजिए। तो ए सरदार पटेल, बी पंडित नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान सॉरी। तो यहाँ पर सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि आप पूरे देश का एक बार भ्रमण कर लीजिए, तभी भारत को आप समझ पाएंगे, पूरे भारत को भ्रमण करिए। चलिए ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड ए एंड अदर इज द लेबल रीजन आर। ए है द संथाल वर गिवन लैंड एंड परस्यूड टू सेटल इन द अपर पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स। रीजन है द ब्रिटिश प्रिवेंटेड द संथाल्स एंड पहाड़ियाज एज द आइडियल सेटलर्स। यानी क्वेश्चन क्या है, सीधी सीधी बात, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें कहा गया है कि संथालों को ज़मीन अंग्रेजों ने दी और वे राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में बसने लग गए। बिल्कुल सही। कारण क्या है कि ब्रिटिश लोगों ने संथालों और पहाड़िया लोगों को आदर्श बासिंदा घोषित कर दिया। तो क्या सही है, सीधी सी बात यह है कि बी जो है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी कि संथालों को ज़मीन बिल्कुल दी गई और वे राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में बसे भी थे। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि पहाड़िया लोगों को आदर्श बासिंदा उन्होंने घोषित नहीं किया, सिर्फ संथालों को आदर्श बासिंदा आइडियल सेटलर्स कहा था। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, जिसमें कि ए आपको सही माना जाएगा और आर सही नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पोर्शन। ए फ्रैंकोइस बर्नियर वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रिंस दारा शिकोह, कि फ्रैंकोइस बर्नियर जो है दारा शिकोह से जुड़ा हुआ था। सेकेंड ऑप्शन है बर्नियर ट्रेवल टू द सेवरल पार्ट्स ऑफ कंट्री, बर्नियर ने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की थी। थर्ड, ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू द किंग ऑफ द फ्रांस एंड औरंगजेब, उसने अपनी जो राइटिंग थी, लेखन था, उसका दस्तावेज था, उसको फ्रांस के राजा को और औरंगजेब को समर्पित किया था। तो इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर छांटना है कि इसमें आंसर क्या आएगा, कौन कौन से सही है। तो आपको बता दें कि इसमें सही ये है कि वास्तव में फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा, बर्नियर ने देश के विभिन्न भागों की यात्रा की, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसने अधिकतर लेखन सामग्री, दरअसल उसने अपनी अधिकतर लेखन सामग्री को फ्रांस के राजा को ही समर्पित किया था, औरंगजेब को समर्पित नहीं किया था। यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि व्हाट वाज लिमिटेशन लॉ, यानी कि परिसीमन कानून क्या था। ये चैप्टर आपका होगा ये आपका एक चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, यानी कि कोलोनाइजेशन एंड द कंट्री साइड चैप्टर से। तो व्हाट वाज लिमिटेशन लॉ पास्ड बाय द मुगल्स इन देयर एम्पायर, यानी मुगलों के द्वारा अपने साम्राज्य में पारित किया गया कानून। बी लॉ पास्ड बाय ब्रिटिश इन दक्कन में अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया कानून। सी अ लॉ फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी कानून जिसके द्वारा ज़मीन की नपाई की जाती थी। डी नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आपको आंसर दिखाया जाएगा, वो है परिसीमन कानून। दक्कन में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया एक कानून था परिसीमन कानून, इसको पढ़ लीजिएगा, कई बार 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। लीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए है ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ नेम्ड न्यू ग्रुप्स लिविंग इन द फॉरेस्ट एज द निषादास। ब्राह्मणीय जो परंपरा थी उसने माना कि जो जंगलों में जो लोग रहते हैं वो निषाद हैं। ऑप्शन बी ब्राह्मणा टू असाइन अ नेम टू ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज सच एज द गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स एटसेट्रा। ब्राह्मणों ने इन नए लोगों के लिए जो जातियों के रूप में वर्गीकृत हो सकते थे उनको कहा सुनार, उनको कहा लोहार, उनको कहा ये पॉटर्स यानी कि जो ये मिट्टी का काम करते कुम्हार। थर्ड, दे क्लासिफाइड देम एज जाति एंड जातिज वर शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, यानी उन्होंने जाति में वर्गीकृत किया और जातियाँ एक कॉमन एक पेशे को में आती थी। थर्ड या फोर्थ है देवर समटाइम्स ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणीज और गिल्ड, और कभी कभी उनको श्रेणी और गिल्ड में भी समा लिया जाता है। इसका सही आंसर आपके पास बिल्कुल सही होने वाला है कि ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज नेम्ड न्यू ग्रुप्स लिविंग इन फॉरेस्ट एज द निषाद। जंगलों में रहने वाले लोगों ने क्या कहा? निषाद कहा। तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, ब्राह्मण असाइन नेम फॉर ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज सच एज द गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, सेकंड भी सही है। थर्ड, दे क्लासिफाइड देम एज जाति, जातिज भी शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, तो उनको उन्होंने जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं करा, उन्होंने जाति के रूप में उनको वर्गीकृत कर दिया था, ठीक है। हाँ, चौथा, दे वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज इनटू श्रेणीज और गिल्ड, और कभी कभी उनको श्रेणी और गिल्ड में वर्गीकृत कर दिया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ इंडियन रूलर हु विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको देखना है कि इन्फॉर्मेशन दी गई उसकी हेल्प से आपको इंडियन रूलर को आइडेंटिफाई करना है। कोलोजल स्टैचूज ऑफ एंशिएंट रूलर हैव बीन फाउंड एंड इंस्टॉल्ड एज द श्राइन इन मार्ट, मथुरा, नियर मथुरा, उत्तर प्रदेश। एंड सिमिलर स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन श्राइन इन अफगानिस्तान एज वेल, यानी कि भारत में मथुरा के नज़दीक जो जगह है मार्ट, वहाँ पर हमको कुछ मूर्तियाँ मिली हैं किन्हीं राजाओं की, प्राचीन राजा हैं। इसी तरह से हमें अफगानिस्तान में भी किसी धार्मिक स्थल से मूर्तियाँ मिलती हैं। तो किसकी हैं मूर्तियाँ? ए गुप्ता, बी कुषाणास, सी मौर्यास, डी चोलास। तो इसमें बता दूं कि कुषाण शासकों की आदमकद मूर्तियाँ मिली हैं, बी ऑप्शन सही है, मथुरा से भी अफगानिस्तान से भी। आगे चलते हैं, यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेते हैं। द सीन्स फ्रॉम द रामायण वर स्कल्प्टेड ऑन द इनर वॉल ऑफ, यानी कि जो रामायण की कथा से संबंधित दृश्य किस मंदिर की आंतरिक दीवार पर दिखाए गए हैं? ए कमल महल, बी हजार राम टेम्पल, सी विरूपाक्ष टेम्पल, डी विट्ठल टेम्पल। तो मैं आपको बताऊं, हजार राम मंदिर की दीवारों पर रामायण के मूर्तियां के चित्र, पटल चित्र उकेरे गए हैं। ये विजयनगर साम्राज्य का है और ये हजार राम मंदिर से संबंधित है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि R.E.M. व्हीलर यूज्ड इन आर्कोलॉजी फील्ड, जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है उसमें भरना है। कौन? ए मिलिट्री एक्यूरेसी, बी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सी हिस्टोरिकल पैटर्न, डी राइट कैलकुलेशन। तो यहाँ पर क्या करा है इन्होंने? R.E.M. व्हीलर ने अपनी आर्कोलॉजी में कौन सा मेथड यूज़ किया? उन्होंने मिलिट्री एक्यूरेसी, यानी ऑप्शन ए मिलिट्री एक्यूरेसी, सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। मिलिट्री बैकग्राउंड से थे। 1944 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे R.E.M. व्हीलर। अगला क्वेश्चन पे चले जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। बाय व्हाट नेम द रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द दक्कन नोन, यानी दक्कन क्षेत्र में जो राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी उसको क्या कहा जाता था? ए परमानेंट सेटलमेंट, बी सिस्टम हलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, या जमींदारी सिस्टम। तो दक्कन में जो अंग्रेजों ने व्यवस्था लागू की थी, जो राजस्व व्यवस्था, उसको कहते थे रैयतवाड़ी सिस्टम। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 वो है कि इस्टेब्लिशर ऑफ द यवना किंगडम टाइटल वाज एडोप्टेड बाय द रूलर, यानी कि किसके द्वारा यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध यानी उपाधि धारण की गई थी? तो वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। तुलुप डायनेस्टी थे उन्होंने यवन राज्य की स्थापना करने वाला एक उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द तीर्थंकर इन जैनिज्म, यानी जैन धर्म में कौन सा कथन जैन विचारधारा के तीर्थंकर शब्द को स्पष्ट करता है? ए सुप्रीम बीइंग हु इज़ द इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी सर्वोच्च व्यक्ति, जो प्राणी जो कि ईश्वर का अवतार है। बी दोज हु गाइड मैन एंड वुमन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जो लोग पुरुषों और महिलाओं का जीवन की नदी पार करवाते हैं। सी दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ वेदांता एसेटिज्म, यानी जो लोग वेदांत के मार्ग का अनुसरण करते हैं। एंड डी दोज हु नो द अल्टीमेट ट्रूथ एंड धर्म, यानी कि जो लोग जानते हैं परम सत्य और धर्म का ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो है बी, यानी जो लोग पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी पार कराते हैं वो लोग जो होते हैं जैन विचारधारा के तीर्थंकर शब्द को स्पष्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन का देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धास रिलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ओवर देम, यानी कि अशोक के अनुसार उन्होंने आदेश दिया था कि बुद्ध की जो अवशेष हैं उनको अंश को वितरित करो और स्तूप बनाओ। तो ये किस ग्रंथ के अनुसार था? ऑप्शन ए अशोकावदान, ऑप्शन बी महापरिनिब्बान, ऑप्शन सी
आदित्य पिटक, ऑप्शन डी वेशांतर जातक। तो अशोक की ये जानकारी एनसीईआरटी का आपका जो थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स यानी जो विचारक विश्वास और इमारतें हैं वो आपका आता है अशोकावदान। अशोकावदान में कहा गया कि अशोक ने कहा था कि प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बुद्ध के अवशेषों को बांट दो और उन पर स्तूप बनाने का आदेश भी उसने दिया था। चलिए ये वीडियो कैसा लगा, ये पार्ट 1 का वीडियो था। इसके बाद अगले पार्ट में मैं आपको, अगर आप कमेंट करते हैं तो दूसरे और वीडियोज़ डालूंगा, क्वेश्चन पेपर जल्दी में डाल दूँगा, समय का बहुत अभाव रहता है। कैसा आपको वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।